ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 1 और 2 हमने कर लिया था, क्योंकि हम लोग FBT पढ़ रहे हैं। FBT फाउंडेशन इन बिजनेस टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी होंगी। पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का तरीका कैसे होता है। अब हम देखने लगे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैसे बिजनेस के अंदर इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री का कल्चर डिफरेंट होता है, हर सोसाइटी का कल्चर डिफरेंट होता है। कल्चर बनता कैसे है? कल्चर बनता है ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल जो मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, उनके सेम बिलीव्स होते हैं, यानी कि वो एक ही जैसे बिलीव्स रख रहे होते हैं, किसी एक चीज को मान रहे होते हैं, तो वो कल्चर बन जाता है। और अगर हम लोग ये बात करें कि रीसेंट एरा के अंदर अगर देखा जाए, तो कल्चर ज्यादा इफेक्ट करता है। कल्चर ज्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि कल्चर ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और लोग ज्यादा कल्चर को वैल्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के अपने वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर एक कंट्री की बात करें, किसी एक कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान की अगर बात करें लेट से, तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के लोगों का कल्चर डिफरेंट है। डिफरेंट तरह के लोगों का कल्चर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि कुछ पंजाब साइड के हैं, कुछ सिंध साइड के हैं, कुछ लाहौर साइड के हैं। हर बंदे का रहने, हर जो साइड है उनका रहने का तरीका, उनके बिलीव्स, बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने अपने फैमिली से बन रही होती हैं, अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। तो ये क्या चीज होती है? ये इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर होता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम स्कूल्स की एग्जांपल लें, तो स्कूल्स के अंदर कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि हर साल इवेंट्स करा रहे होते हैं, उनके ट्रिप्स जा रहे होते हैं, कुछ पार्टीज हो रही होती हैं। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के साथ होते हैं। तो ये कल्चर बना हुआ होता है, और कल्चर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इसके अंदर थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट हैं। ये शेन की थ्योरी जो है, हैंडी की थ्योरी, हॉफस्टाड की थ्योरी, इनकी थ्योरी से पेपर के अंदर इस चैप्टर में से MTQ आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक कल्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर रोल कल्चर, पावर कल्चर, ये इंडिविजुअल कल्चर, ये इस तरह की चीजें आएंगी, तो वहां से MTQ आने के चांसेस होते हैं। तो ये चैप्टर MTQ लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरह स्टार्ट होता है और उसकी क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। कंपोनेंट्स किस तरह बनता है, इन्फ्लुएंस कैसे करता है, और डिफरेंट राइटर्स ने इसके बारे में क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की डेफिनेशन हर राइटर अपनी अपनी देता है। जैसे यहाँ पे दो राइटर्स ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, एक हैंडी है, एक हिल एंड जॉन्स है। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देर आर मेनी डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। कंपनीज का कल्चर के लिए डिफरेंट डेफिनेशन हैं। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि लोगों की अपनी जो वैल्यूज होती हैं, नॉर्म्स जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनको लोग मान के लेके चल रहे होते हैं, वही बेसिकली कल्चर बन रहा होता है। तो यहाँ पे वो डिफाइन भी यही कर रहा है कि द स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट आर शेयर्ड बाय पीपल। जब लोग या लोगों का ग्रुप किसी एक ही बात के ऊपर मुत्तफिक होके चलता है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करके चलता है, और उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया जाता है, उसी तरीके से लोग वहां पे रहने वाले अट्रैक्ट इंटरेक्ट करते हैं, हर एक के साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, तो वो कल्चर बनता है। तो हिल एंड जॉन्स ये कहते हैं कि जो ग्रुप एंड ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट कंट्रोल द वे दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद स्टेक होल्डर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी और आउटसाइड भी उसी वे से वो इंटरेक्ट करते हैं, उसी वे से वो सारी चीजों को लेके चलते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है। एक राइटर ने लिखा है कि द वे वी डू थिंग्स अराउंड हेयर, मतलब हम जिस तरह से चीजों को करते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि अपने कंपनी के अंदर जिस तरह से चीजों को करने के लिए हमने एक पूरा पैटर्न बनाया हुआ होता है, उसी को हम फॉलो कर रहे होते हैं शुरू से, तो वो हमारा एक कल्चर बन जाता है। अल्टीमेटली कल्चर मीन्स द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल बिलीव्स, सबके बिलीव्स का टोटल, एटीट्यूड, नॉर्म्स, कस्टम्स प्रिवेल, कस्टम्स होते हैं रस्म और रवाज, एंड दैट प्रिवेल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बना हुआ है प्रॉपर लोगों का बिलीफ है, लोगों के एटीट्यूड कैसे हैं, लोगों का नॉर्म वो बना हुआ है, कस्टम्स, रस्म और रवाज वगैरह जो पिछले अरसे से चले आ रहे होते हैं, उन्हीं को
कल्चर कहते हैं, यानी कि वो मिल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर बनाते हैं। ईच ऑर्गेनाइजेशन विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होता है। जैसे कुछ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कुछ थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री को लेके चल रही होती है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिफरेंट होता है। फॉर एक्सेप्टेबल इन वन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में बी इनअप्रोप्रिएट इन अनदर, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेबल ना हो। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को रिलैक्स रखा जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो ओनर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ काम से मतलब होता है। तो ये बेसिकली कल्चर होता है, और कल्चर वही बंदा बनाता है जो उस कंपनी को, जो उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, और वहां पे जो लोग होते हैं उनको उन्हीं पे चला रहा होता है। सम कंपनीज विल एक्सपेक्ट स्टाफ टू अंडरटेक एडिशनल वर्क इन देयर ओन टाइम while other will not। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो उसी टाइम के अंदर, लाइक ओवर टाइम काउंट नहीं किया जाता, जो टाइम उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का उसके अंदर एडिशनल वर्क देते जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर एडिशनल वर्क आपके टास्क के अलावा आपको देते हैं तो वो उसको ओवर टाइम कंसिडर करके उसके लिए पे भी करते हैं। तो ये कल्चर है, ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों का कल्चर है। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि आल्सो कल्चर डेवलप ओवर टाइम आर कैन चेंज इंस्टेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगल मेजर इवेंट। अब होता क्या है, कोई भी कंपनी है, लेट्स से ए कंपनी है, उसको चलाने के लिए एक पर्सन है जो कि लाइक 2000, लेट्स से हम ये कहते हैं कि 2001 से उस पर्सन ने कल्चर बनाया, 2020 में आके उसकी डेथ हो जाती है। वो डेथ हो जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो जो बंदा था उसी का कल्चर हम लेके चलेंगे, वो कल्चर चेंज भी हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि अब वो बंदा नहीं रहा। तो हम जो अब लोग रिसेंट उस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जो टेक ओवर करेंगे, वो अपना कल्चर हो सकता है बनाए। जैसे वो यहाँ पे कह रहा है डेथ ऑफ कंपनी फाउंडर, कंपनी फाउंडर कौन है, ओनर ऑफ द कंपनी जिसने कंपनी बनाई थी। थ्रेटन टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है जहां पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय कर लेती है, यानी कि खरीद लेती है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैज और वारिद, वो मर्जर था। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि करीम ऐप है, करीम जो ये कार बुकिंग वाली ऐप है, ये उबर को टेक ओवर कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग अपना कल्चर इसके अंदर लाएंगे और वो अपना कल्चर इसके अंदर भी चलाएंगे। तो ये क्या होता है कि कभी किसी टेक ओवर की थ्रेट आ रही हो, यानी कि कोई टेक ओवर करने लगा है, खरीदने लगा है आपकी कंपनी के सारे शेयर, तो वो अपना कल्चर रखेंगे। तो इसीलिए वो कहता है कल्चर चेंज हो सकता है। अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर क्या क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर हैं जिनसे कल्चर मिल के बनता है। यहाँ पे उसने थ्री मेजर हमें बताए हैं कि कंपोनेंट्स, और इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं, इसमें से एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। वो आपको ये सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि सेट ऑफ नॉर्म बिहेवियर क्या है, सिंबल एंड सिंबॉलिक एक्शन क्या है, नहीं। वो यहाँ पे कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज करेगा, लाइक अगर आप एम्प्लॉयज की यूनिफॉर्म से उनको जज करते हो उनका कल्चर, तो ये कौन सी कल्चर के कंपोनेंट्स में आएगा, ये सेट ऑफ बिहेवियर होगा, सिंबॉलिक एक्शंस होंगे, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो। तो यहाँ पे उसने जो हमें बताए एलिमेंट्स, उसके अंदर हमने ये चीज देखनी है, शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स क्या होते हैं, सिंबॉलिक एंड सिंबल्स एंड सिंबॉलिक एक्शंस और नॉर्म्स, ये चीजें हम देखेंगे। लाइक बिलीव्स भी होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे हमें कैसे पता चलता है कि फलां बंदा वेटर है और इसको हमने बोलना है हमें खाना सर्व करो या हमारा ऑर्डर प्लेस करो, क्योंकि उसने वो वेटर का ड्रेस पहना हुआ होता है, तो वो ड्रेस कोड से हमें पता चलता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख के आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर को जज कर सकते हो कि ये कल्चर इनका क्या है, और आपको पता चलता है कि ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है कि नॉर्म्स गाइड पीपल बिहेवियर, जो नॉर्म्स होते हैं ना, यानी कि जो हमारे वैल्यूज होती हैं या नॉर्म्स होते हैं जो हम पीछे से शुरू से लेके चल रहे होते हैं, वो एम्प्लॉयज का, वो लोगों का बिहेवियर बता रहे होते हैं, वो बताते हैं कि लोग बिहेव कैसे करेंगे। सजेस्ट व्हाट इज आर नॉट अप्रोप्रिएट, मतलब क्या चीज बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है, चीजों को करने के लिए कौन सी चीज बेहतर है और कौन सी चीज नहीं बेहतर। जैसे इनफॉर्मल ड्रेस कोड, फॉर एग्जाम्पल अगर इनफॉर्मल किसी कंपनी के अंदर ऐसा रूल है कि कोई फिक्स ड्रेसिंग नहीं है, आप जैसा मर्जी इनफॉर्मल ड्रेस कोड पहन के आओ, कोई ड्रेस कोड नहीं है, फिक्स नहीं है, तो इनफॉर्मल है, यानी कि वहां पे लोगों के बिहेवियर ऐसे हैं।
तो अप्रोप्रिएट, शायद ये अप्रोप्रिएट चीज नहीं है जिसको आप जिसको देख के आप जज नहीं कर सकते। कि वहां पे हो सकता है कि रेस्टोरेंट के अंदर सारे वेटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए, तो आप नहीं जज कर सकोगे कि ये पर्सन, अक्सर जैसे कुछ ब्रांड्स के ऊपर मोस्टली 90% ऑफ द ब्रांड जो होते हैं वहां पे ब्रांड की अपनी ड्रेसिंग होती है, वो सेल्स पर्सन जो होते हैं उन्होंने ड्रेस अप वही किया हुआ होता है। बट कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जिन शॉप्स पे अक्सर आप जाके किसी को बोलते हो कि प्राइस पूछते हो कि ये चीज कितने की है, तो वो पर्सन शायद आगे से आपको ये बोल दे कि मैं यहाँ पे शॉपकीपर नहीं हूँ। तो इट मीन्स के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप जज नहीं कर पाते। सिंबल्स या सिंबॉलिक एक्शंस, कुछ सिंबल्स या मतलब कुछ ऐसी अलामतें होती हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे आप ये भी जज करते हो कि ये, अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होगा। जैसे रिचुअल्स सच एज बाइंग द ऑफिस अ केक ऑन योर बर्थडे, जैसे कुछ एक रवायत कायम हो जाती है। रवायत कायम होने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस जिस एम्प्लॉय की बर्थडे होती है उसके ऊपर केक लाके कट करके छोटी सी पार्टी की जाती है। ये क्या है, ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन जाता है। फिर ऐसा नहीं होता कि किसी और एम्प्लॉय की बर्थडे आएगी तो वो सेलिब्रेट नहीं होगी, वो फिर सारे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन चुका होता है। शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स, यानी कि सब लोग, सब जो मोस्टली ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक ही बिलीव को लेके चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स अंडरलाई द कल्चर बाय आइडेंटिफाई व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जैसे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस चीज को बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप शेयर्ड वैल्यूज और बिलीफ का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, बट आपका मानना यह है एज एन ओनर, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो तो आपका मानना यह है कि ठीक है मैंने इनको ग्रुप टास्क दिया हुआ है, बट एज एन इंडिविजुअल इनकी पर्सनालिटी, एज एन इंडिविजुअल इनका वर्क मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं करूंगा कि ग्रुप ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो सबको ही जो सफर करना पड़े, मोस्टली ऐसा ही होता है। बट एज एन इंडिविजुअल भी आपका बिलीफ ये है कि लोगों को इम्पोर्टेंट समझा जाए, तो ये है शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स। देन आ जाते हैं द फैक्टर दैट शेप द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कल्चर की शेप बनती है। यानी कि कल्चर हो सकता है कि बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर हो सकता है कि बहुत रिलैक्स फ्लेक्सिबल कल्चर हो। यानी कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इतना अपने एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल रखती है कि वहां पे फिक्स 9 to 5 वाली टाइमिंग नहीं होती। ठीक है, मतलब आप आते हो दिन में जब भी काम करते हो, जब आपका दिल होता है। जैसे हमने वो पढ़ा था कि बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके अंदर प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं ना, तो कल्चर किस चीज पे डिपेंड करते हैं? साइज। अब अगर हम आ जाते हैं साइज, साइज का मतलब क्या है कि कंपनी आपकी बहुत बड़ी है या छोटी है। लाइक बड़ी का मतलब, बड़ी या छोटी का मतलब कि वो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है या कम लेवल के ऊपर छोटी है। ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, बड़ी है या छोटी है, एम्प्लॉयज कितने हैं, ज्यादा हैं या कम हैं। तो अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होंगे, यानी कि इंक्रीज होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, इसका मतलब आपको वहां पे प्रॉपर फॉर्मल कल्चर रखना पड़ेगा। जो बड़ी कंपनीज होती है ना, जो इंटरनेशनल लेवल की होती हैं, जो बड़े लेवल पे ट्रेडिंग कर रही होती हैं, उनका जो कल्चर होता है वो प्रॉपर फॉर्मल कल्चर होता है। और फॉर्मल कल्चर वो होता है जिसमें प्रॉपर हर चीज की रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टनेस होती है ताकि फ्रॉड्स वगैरह ना हो सके। फिर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है कि कौन सी यूज हो रही है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम लोग देखें ना, तो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे या फिर ओल्ड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अब होता क्या है, मैं इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोग देखो कि मोस्टली जो ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक अगर हम लोग इंडिया पाकिस्तान इनकी एग्जांपल्स ले लें, तो यहाँ पे लोगों को जो लाइक हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर भेजना ज्यादा पसंद करते हैं, या ज्यादा पसंद ना भी करते हो बट उनकी मजबूरी है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर वो भेजते हैं अपने बच्चों को। उसकी रीजन ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वही ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वही पुराने जमाने की चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है और उतना खर्चा नहीं हो रहा और बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही होती। तो उस रीजन की वजह से आप प्राइवेट के अंदर पैसे भी देना, लाइक आपको मजबूरी होती है कि आपको देना पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल पैसे लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज करेंगे, वो आपके बच्चों को लाइक उस लेवल का
जो टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस है वो देते हैं। तो ये क्या है कि हम देखते हैं कि और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी, तो उसका कल्चर बन जाता है। फिर हमारे माइंड में क्यों आता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजें? क्योंकि कल्चर बनता जाता है, कल्चर बनता जाता है, सब लोग वही फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चीज है। फिर आती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं डिफरेंट चीजें, लाइक वैरायटी। डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? वैरायटी। अब वैरायटी का क्या मतलब हुआ? कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज किस किस तरह के हैं, यानी कि आपकी कंपनी जियोग्राफिकली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और एम्प्लॉयज किस किस तरह के हैं। अब कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही कल्चर, एक ही टाइप के, या एक ही हम ये कह सकते हैं कि एक ही तबके के लोग आते हैं, या एक ही कल्चर के लोग, या एक ही मजहब के लोग कह सकते हैं। बट कुछ कंपनीज होती हैं वो डाइवर्सिटी करती हैं। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी रखती हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग अपनी कंपनी को डिफरेंट जियोग्राफिक के ऊपर लेके जाते हैं। मतलब लाइक अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांच रन कर रहे हो, आप यूके के अंदर शिफ्ट कर देते हो एक ब्रांच, एक दुबई के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो डिफरेंट जगहों पे। तो ये क्या है कि आप डाइवर्सिटी कर रहे हो, आपके पास एम्प्लॉयज भी डिफरेंट टाइप के आएंगे, आपके पास कस्टमर भी डिफरेंट टाइप के आएंगे, आप ओवरऑल देखोगे तो क्या है, वो प्रोडक्ट की भी डाइवर्सिटी होगी। जाहिर है, अब अगर हम लोग देखें केएफसी को, तो केएफसी पाकिस्तान के अंदर जो ऑफर कर रहा होगा वही सेम यूके के अंदर तो ऑफर नहीं कर रहा होगा, लाइक उसी तरह का होगा, बट कुछ डिफरेंस उस कल्चर के लिहाज से जरूर रहते हैं। तो ये क्या है कि कल्चर फिर इससे बनता है। अच्छा, उसके बाद एज। एज भी देखी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, आपका बिजनेस कब से है, स्ट्रेटेजिक लेवल आपका ये कंपनी का जो है वो कितना पुराना है, नया है या पुराना, कितने साल हो गए कंपनी को। नई नई जब जाहिर है एज, कंपनी की एज ज्यादा हो जाती है तो हिस्ट्री वाली चीजें फॉलो हो रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि आप अगर नए लेवल पे आते हो तो आपको रीसेंट चीजें मिलती हैं, आप उनको भी फॉलो करते हो, तो कल्चर बनता है। एज बहुत ज्यादा हो जाती है अगर कंपनी की, तो कंपनी के अंदर वो कल्चर पूरा का पूरा पुराना ही ऑलमोस्ट चल रहा होता है। हिस्ट्री को भी अगर आप देखें तो कुछ लोग पुराने हिस्ट्री, हम लोग अक्सर किसी कंपनी के अंदर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग जाओगे तो आप लोग ये चीज देखोगे कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, कि कुछ लोग बहुत पुराने भी वहां पे काम कर रहे होंगे, मतलब बहुत पुराने। कोई कहेंगे कि लाइक ये जब से 1996 से कंपनी बनी हुई है तो हम इधर ही हैं, तो वो वही कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं, वही चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। हिस्ट्री, कुछ लोग अपनी हिस्ट्री के लिहाज से ही चल रहे होते हैं और सारा कुछ वही कर रहे होते हैं। बट अगर ऐसा होता है कि कोई चीज चेंज होती है, लाइक अगर हम 1996 को कंपेयर करें 2023 के साथ, तो 80% चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो जो चेंज आता है उसको भी एक्सेप्ट करना होता है, चेंज को भी आप एक्सेप्ट करते हो और उसके साथ चेंज, लाइक अ, अपने आप को भी आप बदलते हो। फिर ओनरशिप भी देखी जाती है। ओनरशिप के अंदर अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि कंपनी किस टाइप की है। अगर सोल ट्रेडर है तो उसका कल्चर डिफरेंट होगा, अगर पार्टनरशिप है तो उसका कल्चर डिफरेंट होगा, अगर कंपनी है तो उसके अंदर तो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं तो कल्चर डिफरेंट होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का उसी लिहाज से कल्चर भी उसी तरह का डिफरेंट होगा। ये नीचे एक्सप्लेनेशन जिसपे हमने बात की है वही बताई गई है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। अदर फैक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि कितने लेवल के आपके एम्प्लॉयज हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे हम लोग आगे चल के, मैंने लास्ट किसी वीडियो के अंदर भी ये बात की थी कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई पढ़ेंगे। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के अंदर लोगों के एम्प्लॉयज की टाइप्स आती हैं, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज कितने इनिशिएटिव लेते हैं, पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हैं, अपवर्ड रेफर किया जाता है, यानी कि उनके डिसीजंस को बेहतर समझ के जो अपर मैनेजमेंट है वो एक्शंस लेती है, तो वो कितने लेवल की डिग्री है, कितने परसेंट आपके लोग इस तरह के हैं जो आपकी कंपनी के लिए बेटर डिसीजंस लेते हैं। अच्छा, फिर रिस्क टॉलरेंस, कितने लेवल की आपकी कंपनी है जो रिस्क बर्दाश्त कर सकती है। रिस्क बर्दाश्त या रिस्क टॉलरेंस का मतलब यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बिल्कुल न्यू एम्प्लॉयज को चांस देती हैं। न्यू एम्प्लॉयज को चांस देने का क्या मतलब हुआ कि आप क्या करते हो कि जो बिल्कुल नए लोग आते हैं उनको चांस देते हो सीखने के लिए, उनकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो, कोई बात नहीं अगर उनसे गलती हो जाती है, लेकिन आप कहते हो कि गलती करके ही सीखेंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लोअर स्ट्रेटजीज पे जाते हैं, यानी कि हम
ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट 100% हो, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे हमें लॉस का कोई चांस ना हो। तो ये रिस्क आप पढ़ोगे आगे चल के कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, रिस्क अवर्सर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, मॉडरेट होते हैं, तो वो उस लिहाज से भी आप देखते हो। अच्छा, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन, आपकी कंपनी के अंदर कितनी क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन है? कौन सी क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन? जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट का सिस्टम है, स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशनल, इवन के वर्कर्स, हर एक बंदे को पता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको क्या काम दिया जा रहा है, और उसको ये चीज 100% श्योर है कि मैंने ये काम कैसे करना है और मुझे इसका क्या रिजल्ट मुझसे मांगा जाएगा। तो क्या वो चीजें क्लियर हैं, वो उनका फोकस, उनकी उनकी डायरेक्शन क्लियर है या नहीं, उनको पता है या नहीं, आपने हर चीज एक्सप्लेन की हुई है या नहीं। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन ग्रुप्स, इंटीग्रेशन ग्रुप्स के दरमियान कितनी है? क्या वो इनकरेज करते हैं टीम वर्क को, एक साथ काम करने को इनकरेज करते हैं, या वो सेपरेटली काम करने को पसंद करते हैं, या क्या जो मैनेजमेंट है वो किस अप्रोच को यूज करती है, मतलब कम्युनिकेशन क्लियर है लोअर स्टाफ की तरफ या क्लियर नहीं है, लाइक स्ट्रेटेजिक वाले टेक्निकल वालों को प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं और टेक्निकल वाले ऑपरेशनल को प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं, या उसके अंदर कोई ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर शायद वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो रहा है, काम प्रॉपर से नहीं हो रहा। फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्ड सिस्टम कैसा है? अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिवार्ड सिस्टम क्यों बनाया जाता है? रिवार्ड सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखा जाए, यानी कि उनको काम करने का दिल करे, वो बोर ना हो जाए, उनके लिए ये रीजन हो कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अच्छा बोनस मिलेगा, अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये कल्चर बन जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज हैं वो ईद पे अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती हैं, तो एम्प्लॉयज की ये मोटिवेशन होती है कि वो इस चीज पे वेट भी कर रहे होते हैं कि इस चीज पे हमें बोनस मिलेगा, वो मेहनत करते हैं, वो अच्छे से अच्छा काम करने करने की कोशिश करते हैं। तो वो रिवॉर्ड क्राइटेरिया बनाया जाता है, क्या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, कितना टारगेट आप अचीव करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर कन्फ्लिक्ट टॉलरेंस, कन्फ्लिक्ट किस चीज को कहते हैं? कन्फ्लिक्ट किस चीज को कहते हैं? कन्फ्लिक्ट बेसिकली डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर ओपिनियन, टू आर मोर ओपिनियंस। मतलब कंफ्लिक्ट होना बुरी बात नहीं है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, बट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ए का ओपिनियन डिफरेंट है, बी का ओपिनियन डिफरेंट है, सी का ओपिनियन डिफरेंट है, तो आपकी कंपनी के अंदर कितना टॉलरेंस लेवल है कॉन्फ्लिक्ट को बियर करने का? या फिर आप ये नहीं चीज बर्दाश्त कर सकते कि ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है और इसका कॉन्फ्लिक्ट है तो हम इन दोनों को निकाल दें, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट तरह के होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी होता है, यानी कि पॉजिटिव अच्छा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट को डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अच्छा कॉन्फ्लिक्ट माना जाता है, पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब हुआ? अगर कोई काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मशीनरी चेंज करनी है तो उसके अंदर इसने अपना ओपिनियन दिया और इसने उससे भी अच्छा ओपिनियन दे दिया, दैट इज पॉजिटिव, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के ठीक है, आपने इसकी बात से इतराज करके अपना उससे भी वैलिड पॉइंट दे दिया, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के आपका कोई इसके साथ साथी दुश्मनी है तो आप कह रहे हो कि नहीं ये वाली बात बिल्कुल गलत है, हालांकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात बिल्कुल ठीक है, तो वो डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना इंकरेज करती है इसको, ग्राइवेंसीज को कितना, डिफरेंसेस को कितना एक्सेप्ट करती है, करती भी है या नहीं, तो वो कल्चर होगा। फिर कम्युनिकेशन पैटर्न्स कौन कौन से हैं? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर फॉर्मल हायरार्की के थ्रू कम्युनिकेट करती है या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है? ये भी हम F1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ये होगा कि हर लेवल की अपने अपने लेवल से कम्युनिकेशन, लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेटेजिक वाले हैं, ये टेक्निकल वालों से कम्युनिकेट करेंगे, ये ऑपरेशनल वालों से कम्युनिकेट करेंगे, ये उससे लोअर कम्युनिकेशन करेंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कोई भी कहीं भी कम्युनिकेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट इनसे भी कर सकते हैं, ये बीच में कहीं से भी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई आपके लिए प्रॉपर हायरार्की लेवल्स नहीं बने हुए इनफॉर्मल में हर एक के लिए कम्युनिकेशन ओपन टू ऑल होती है, कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी तरह से कर सकता है।
उसके बाद फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्लोथिंग एंड ऑफिस लेआउट। अच्छा, क्या फॉर्मल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लॉथ्स यूज होते हैं, ऑफिस कैसा बना हुआ है, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है या नहीं, मतलब ड्रेसिंग प्रॉपर फिक्स है या नहीं, या रैंडम कोई भी ड्रेसिंग आप करके आ सकते हो। तो ये अगर आपकी ड्रेसिंग क्लॉथ एक डिसाइड है कि ये आप करके आओगे, जैसे डॉक्टर्स का यूनिफॉर्म डिसाइडेड होता है, वेटर्स का यूनिफॉर्म डिसाइडेड डिसाइडेड होता है, तो वो क्या चीज होती है, ये सारी चीजें आपके कल्चर को शो कर रही होती हैं कि आप ये कल्चर है। ऑफिस का लेआउट किस तरह का है, रूल्स रेगुलेशन है या नहीं। जैसे कुछ कंपनीज के अंदर आप का टाइम अगर 8 to 4 है या 9 to 5 है, तो आपको अपनी थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगानी ही लगानी है, उसके बगैर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, ये रूल बना हुआ है। तो ये कल रूल जो होते हैं ये कल्चर को डिफाइन कर रहे होते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ये कल्चर है। काइंड ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, किस तरह के एम्प्लॉयज आपने रखे हुए हैं, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़े लिखे लोग आते हैं, ग्रेजुएटेड यंग लोग आते हैं, रिटायर्ड लोग आते हैं, किस तरह का कल्चर आपने बनाया हुआ है। तो जाहिर है जिस तरह का कल्चर होगा उसी तरह के लोग आप रखोगे। ये था कल्चर का बेसिक इंट्रो, यानी कि बेसिक उससे रिलेटेड बातें। अब हम आने लगे हैं अपने इस चैप्टर के डिफरेंट राइटर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि आपने अपने नोट्स बनाने हैं पेपर के लिए, और नोट्स में सिर्फ आपने लिखना है चैप्टर नंबर, कि चैप्टर कौन सा है, उसमें कौन सा राइटर है, और राइटर ने कौन सी कंट्रीब्यूशन दी हुई है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको पेपर के अंदर राइटर के नाम आएंगे, नहीं, आपको राइटर के नाम से उसकी कंट्रीब्यूशन याद रहेगी, तो आपको पता होगा कि किस चैप्टर में ये चीज थी, और उससे कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो ये प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर नहीं कर रहे तो इट्स अप टू यू। ओके, तीन तरह के राइटर्स हैं, एक शेन, हैंडी एंड हॉफस्टेड। तीनों के हम लोग पढ़ लेते हैं थेरीज, इन्होंने कल्चर के ऊपर अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। सबसे पहले शेन की अगर हम लोग देखें तो वो उसने क्या आर्ग्यू किया है, ये फर्स्ट लीडर कंपनी का था, फर्स्ट लीडर ऑफ कंपनी क्रिएटेड कल्चर, मतलब इसने आर्ग्यू किया है, इसने आर्ग्यूमेंट दिया है कि कोई भी कंपनी है उसका जो फर्स्ट लीडर होता है, पहला बंदा जो कंपनी का ओरिजिन स्टार्ट करता है, वो उसका कल्चर क्रिएट करता है। फ्यूचर फ्यूचर लीडर विल ओनली बी सिलेक्टेड इफ दे सपोर्ट द ओरिजिनल कल्चर। इसका मानना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जरा आप समझिएगा। ये कहता है कि ए पर्सन जो है जिसने कंपनी स्टार्ट की थी, वो ही कंपनी का कल्चर बनाता है। अब वो कहता है कि इसके बाद जो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, जितने भी लीडर आएंगे वो इस शर्त पे होंगे कि वो इसके कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे। ओरिजिनल कल्चर को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उनको रखा जाएगा, अदरवाइज उनको नहीं रखा जाएगा। दस द लिंक बिटवीन द कल्चर एंड लीडरशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। जाहिर है इसका कल्चर ही सबको एक्सेप्ट करना है, तभी वो लोग हायर हो सकते हैं, तो उसी का कल्चर एक्सेप्ट करके उसी का कल्चर लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब शेन ने फर्दर कमेंट किया है कि इफ लीडर्स आर टू लीड, इट इज एसेंशियल दैट दे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो लीड करना चाहते हैं तो उनको कल्चर पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस तरह चीजों को लेके चलना है। और उसने तीन चीजें बताई हैं कि 3 लेवल्स होते हैं कल्चर के लिए। 3 लेवल कौन कौन से, आर्टिफैक्ट्स, स्पाउस्ड वैल्यू और बेसिक अजम्पशन। इससे रिलेटेड आपको पेपर के अंदर एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। मैंने बताया आपको कि ये चैप्टर एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एमटीक्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसने 3 लेवल बताए। आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब होता है, हर वो चीज जो विजिबल है, हर वो चीज जो विजिबल है, जिसको देखा जा सकता है। एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर दैट कैन बी सीन इजीली, जिनको देखा जा सकता है, जैसे लोगों का ड्रेस, लोगों का मिलने जुलने का स्टाइल, या फिर हम कह सकते हैं कि लोगों का जो नजर आने वाली चीजें होती हैं, जैसे ड्रेस होता है, लोगोज होते हैं, ये वाली चीजें जो सामने, जो नंबर, ये जो नाम के जो वो होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, ये वाली चीजें। और आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, विजिबल थिंग्स जिनको इजीली देखा जा सके, लोगों के ड्रेस कोड्स, लोगों के मिलने का तरीका, ये सारी चीजें। स्पाउस्ड वैल्यूज, स्ट्रेटेजीज एंड गोल। स्पाउस्ड वैल्यूज वो चीजें होती हैं जिसके अंदर हम रूल्स रेगुलेशन गोल्स की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजी, काम करने के तरीके क्या होंगे।
तो उसके अंदर उसको हम कहेंगे स्पाउस्ड वैल्यूज, यानी कि वो हमारी वैल्यूज हैं जिनसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। जैसे वो कहता है इंक्लूडिंग कंपनी स्लोगन्स। स्लोगन्स क्या चीज होती है? जैसे कुछ कंपनी का स्लोगन होता है जिसको हम, जैसे हम कहते हैं कि कंपनी का एक नारा बना हुआ है, या जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का स्लोगन है कि टू प्रोवाइड ग्लोबली इंफॉर्मेशन या वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, ये एक स्लोगन है। इस स्लोगन को कंपनी की क्या कहेंगे? आर्टिफैक्ट। स्लोगन नजर तो नहीं आता ना स्लोगन। या अगर आप देखो कि स्ट्रेटेजीज है, स्ट्रेटेजीज को देखा नहीं जा सकता, गोल को देखा जा सकता है। मेरा ये गोल है कि लेट सपोज मैं कहती हूँ मेरा ये गोल है कि आज से 15 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगी, तो वो गोल नजर नहीं आ सकता। ठीक है, उसको कहते हैं स्पाउस्ड वैल्यूज। फिर कुछ बेसिक अजम्पशंस और वैल्यूज होती हैं। बेसिक अजम्पशन और वैल्यूज क्या होती हैं? जिनको बेसिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, वो अनसीन होती हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हैं, फर्स्ट डे आपका बहुत अच्छा वेलकम होता है, आपको बड़े अच्छे तरीके से मिला जाता है, वेलकम किया जाता है, सब कुछ। लेकिन आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज ऐसी ऐसी बातें नजर आ रही होती हैं जो कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती। तो ये क्या है? बेसिक अजम्पशन जो कि अनसीन हैं, जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन वो उधर होती हैं, वो वहां पे आपके साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स को हम फर्स्ट डे जज कर सकें या देख के अंदाजा लगा सके, नहीं। वहां पर रह के अंदाजा होता है कि ये क्या क्या चल रहा है। तो ये कुछ बेसिक assumptions और वैल्यूज होते हैं। तो न्यू एम्प्लॉयज जो होते हैं वो यही चीज कह रहा है कि फाइंड द लास्ट लेवल ऑफ कल्चर द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो न्यू एम्प्लॉयज, आप किसी जगह जाते हो तो आपको बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है, आपको नहीं पता चलता कि क्या चीज कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे हो रही है। तो वो ये चीज कह रहा है कि लास्ट लेवल जो है ये बेसिक अजम्पशन और वैल्यूज का, ये न्यू एम्प्लॉयज के लिए बहुत मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। आपको नहीं पता होता वहां पे क्या क्या हो रहा है। एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बेसिक वैल्यूज इज द वन ऑफ मेन कंट्रीब्यूटर टू फेलियर व्हेन ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट चेंज। मतलब वो अगर कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं चेंज करने के लिए या कुछ किया जाता है, तो उनको समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता वहां पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग वन के अंदर क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी क्लासिफाइड एज शीन एज आर्टिफैक्ट्स। कौन सी चीज आर्टिफैक्ट नहीं होती? आप बहुत ध्यान से देखना है, हर वो चीज जो नजर आ सकती है वो आर्टिफैक्ट है, जिसको देखा जा सकता है। ड्रेस कोड, ये तो आर्टिफैक्ट होता ही होता है। डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, ऑर्गेनाइजेशन की जो जगह है उसका डिजाइन, तो वो तो देख सकते हैं ना हम कि कैसा डिजाइन बना हुआ है। अच्छा, स्टेटेड एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, यानी कि आपका गोल या मकसद के ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव, कस्टमर को इम्प्रूव कैसे करेगी। तो आई थिंक सो कि ये हम इसको देख नहीं सकते, मेरे ख्याल से यही राइट ऑप्शन होगा। अगला भी देख लेते हैं। ऑफिस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिस की फैसिलिटी, आपको ये अगर कहता है कि ऑफिस की फैसिलिटी को हम देख नहीं सकते कि क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो ऑफिस के अंदर अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है, आपको और चीजें साथ मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें ऑफिस फैसिलिटीज नजर आने वाली होती हैं। वो आप देख सकते हो कि आपका कितना बड़ा ऑफिस है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, वो देख सकते हो। तो एम क्या है आपका? गोल। तो ये स्पाउस्ड वैल्यूज में आता था, ये उसने यहाँ पे डाल दिया आर्टिफैक्ट्स में, तो ये आर्टिफैक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। अगला कल्चर हमारे पास है हैंडी का कल्चर। ठीक है, हैंडी का कल्चर, और यही एमटीक्यू के लिए जो मैंने ऊपर बात की थी कि एमटीक्यू के लिहाज से, एमटीक्यू यानी कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्या हो सकता है कि यहाँ से आ जाए, चांसेस होते हैं। इसने क्या कहा? इसने 4 तरह के कल्चरल टाइप्स बताए। 4 तरह के कल्चरल टाइप्स का मतलब ये कि उस दौर के जो बेसिकली ग्रीक गॉड्स थे, ग्रीक गॉड क्या होते हैं? जो बेसिकली जैसे कुछ हम लोग कहते हैं बड़े सरदार होते हैं या बड़े कुछ जिरगा चलाने वाले बड़े जिरगेदार होते हैं, यानी कि जो बड़े हेड्स होते हैं। उस टाइम के जो 4 बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने 4 तरह के कल्चर डेवलप किए थे। ये 4 तरह के ग्रीक गॉड से आता है। जैसे इवन के आपके पेपर में एमसीक्यू के अंदर ये भी आ सकता है कि पार कल्चर किस ग्रीक गॉड का है, रोल कल्चर किस ग्रीक गॉड का है, टास्क कल्चर किस ग्रीक गॉड का है। तो ये जो पार कल्चर कल्चर है, ये ज्यूस गॉड का है। उस टाइम के ग्रीक गॉड ज्यूस से डिनोटेड है। पार का मतलब है वो, जैसे हम कहते हैं ना वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी, ये वो कल्चर है। यहाँ पे हर चीज जो होती है वो सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है।
उन्हीं के पास मेजर सोर्स होती है पावर की, वही डिसीजन लेते हैं, वही सब कुछ बताते हैं, वही कंट्रोल करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने स्टाफ को, हर एक चीज फॉर्मली वही बताते हैं, रूल्स रेगुलेशन। कोई भी जूनियर या कोई भी छोटा बंदा, छोटा से मुराद नीचे वाले लेवल का, उनके उसमें इम्पोर्ट वो नहीं कर सकता, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो सारा कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज को यही कंट्रोल कर रहे होते हैं। रूल्स रेगुलेशन फॉर्मल बनाए हुए होते हैं, फ्यू प्रोसीजर्स होते हैं, और स्टाफ भी डायरेक्शन जो होती है ओनर से मिलती है, खुद कुछ भी नहीं कर सकता। नॉट दैट इट इज ऑफन ऑर्गेनाइजेशन विद एन नोट, यानी कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर जो होता है, जो शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर होता है, छोटा सॉरी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर यही चलता है। फिर रोल कल्चर है। रोल का मतलब यह है कि आपकी ड्यूटीज, रोल का मतलब है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल कल्चर उस टाइम के ग्रीक गॉड अपोलो से आया है। इसके अंदर आपको कल्चर के अंदर ये बताया जाता है लोगों की जॉब और ड्यूटीज क्या है, यानी कि लोग काम क्या करेंगे और उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। नॉट बाय इट्स पर्पस, सो जॉब डिस्क्रिप्शन डिक्टेटेड द वे वी डू थिंग्स अराउंड है। जो पीछे डेफिनेशन कल्चर की पड़ी थी वही कि चीजों को हम यहाँ पे कैसे करेंगे। जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें यह कल्चर देखा जाता है कि उनको सब कुछ पता होता है, क्या काम किस किस का है, कैसे कैसे काम को लेके चलना है, कैसे कैसे काम को करना है। उसके बाद है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर का मतलब यह है कि काम, काम वाला कल्चर, ठीक है, वर्क का कल्चर। इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट चीज देखी जाएगी वो क्या देखी जाएगी कि टास्क इम्पोर्टेंट है इस लीडर के लिए। इस लीडर के लिए काम जरूरी है, उसको एम्प्लॉय से इतना मतलब नहीं है, ज्यादा उसको काम से मतलब है, यानी कि आपका टास्क अचीव होना चाहिए। स्टाफ में नीड टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, स्टाफ को शायद में फ्लेक्सिबल रखा जाए, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल सिर्फ कि डेडलाइंस मीट होती हैं, होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयज बिल्कुल काम ना करें, करें कोई मसला नहीं है, डेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप ठीक है एक दिन काम नहीं करते, 2 दिन काम नहीं करते, डेडलाइन आपको मिली हुई है, उधर तक आपने काम करना ही करना है। पीपल देयर फोर डिस्क्राइब देयर पोजिशंस, उनकी पोजीशंस कैसे डिस्क्राइब होती हैं, जैसे जैसे वो टास्क अचीव करते हैं तो उनकी पोजीशन बढ़ती जाती हैं, उनके रैंक्स बढ़ते जाते हैं, और ओवरऑल उनकी प्रमोशंस होती जाती हैं। तो स्पेसिफिकली ये टास्क पे फोकस करता है। लास्ट कल्चर है पर्सन। ये वर्क यानी कि आपका ये बता रहा था कि टास्क कंप्लीट कैसे होगा। पर्सन कल्चर, इंडिविजुअल कल्चर। इंडिविजुअल कल्चर का मतलब क्या है कि जो लोगों से डिनोट होता है, लोग यानी कि इसके अंदर एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट है। और ये एथिना कल्चर से आया था टास्क, और ये किस कल्चर से आया है, डायनोसिस के कल्चर के थ्रू ये आया है। इसको एग्जिस्टेंशियल कल्चर भी कहते हैं। इसके अंदर ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करना। सबसे ज्यादा जरूरी है एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करना, उनको देखना, उन आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो आपकी कंपनी का काम भी अच्छा चलेगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के बैरिस्टर्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर आप ये देखते हो कि आपके लिए लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके लिए काम ठीक है, काम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा फोकस इंडिविजुअल पे किया जाए, टैलेंट पे किया जाए, ज्यादा टैलेंट पे डिपेंड करता है। तो इस कल्चर को इंडिविजुअल कल्चर कहते हैं। समझ आई है? समझ आई है? समझ आए। ओके, ठीक है। अब लास्ट 1 मिनट की रह गई है, तो एक ही टॉपिक रह गया। ओके, तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे हॉफस्टाड का कल्चर। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा होता है, यानी कि उसका उसके अंदर जो बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो कैसी होती हैं। मतलब लोगों के क्या बिलीव्स होते हैं, लोग ड्रेस कोड क्या पहनते हैं, ऑफिस प्रेमिसेस कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कल्चर के अंदर। तो आज हम लोग आगे दूसरा राइटर जो कि हॉफस्टाड है उसका डिस्कस करेंगे। हॉफस्टाड ने हमें क्या बताया है और इसका क्या कल्चर है ये हम देखेंगे। हॉफस्टाड बेसिकली क्या था, हॉफस्टाड ने काफी अरसा काम भी किया है। उसने देखा है डिफरेंट नेशंस के लोग, क्योंकि हम लोग अगर देखें ना, कल्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं तो कल्चर ओवरऑल
वर्ल्ड वाइड हर ऑर्गेनाइजेशन का, इवन के हर तरह के लोगों का डिफरेंट होता है। तो उसने डिफरेंट नेशन के एटलीस्ट 100,000 आईबीएम्स के एम्प्लॉयज के साथ उसने काम किया है। उसने देखा है कि डिफरेंट तरह के लोग जो होते हैं उनका कल्चर डिफरेंट होता है। जब उसने कल्चर देखा तो उसने चार तरह की ट्रेड्स बताई कल्चर की, कल्चरल डायमेंशन की चार ट्रेड्स होती हैं। ट्रेड्स किसको कहते हैं? क्वालिटीज को कहते हैं। ट्रेड्स का मतलब होता है क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स कल्चर की, उसने बताई है। उसने कहा है कि लोग जो होते हैं ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं। किस किस तरह के होते हैं? एक उसने कहा है कि इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म है, मतलब एक कल्चर है। और ये क्वेश्चन इसका आपको एमटीक्यू आ सकता है, ये एमटीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसने ये कहा कि इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म का कल्चर होता है। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म का क्या मतलब हुआ? कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग या कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना लोगों की जो टाइप होती है वो दो तरह की होती है। एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब हुआ? इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो बेसिकली थोड़े से शाय पर्सन्स होते हैं, मतलब ये कि अपने ही आप में गुम रहते हैं, हर किसी से बात नहीं करते, लाइक बहुत ज्यादा फ्रैंक नहीं होते। उनको कहते हैं इंट्रोवर्ट लोग। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो वो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म के अंदर हम ये कह सकते हैं एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो सोशल होते हैं, जो अपनी एनर्जी दूसरों से गेन करते हैं, लाइक लोगों से बातचीत करना, सोशलाइज करना उनको पसंद होता है। तो यहाँ पे वो यही कहता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, कुछ लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअली काम करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो कलेक्टिविज्म में काम करते हैं, मतलब इकट्ठे होके काम करते हैं। जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है कि जो एंग्लो सैक्सन कल्चर है उसके अंदर देखा जाए तो ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, जबकि अगर हम साउथ अमेरिका का देखें तो साउथ अमेरिका के अंदर कलेक्टिविज्म कल्चर है, मतलब सब लोग ज्यादा मिलजुल के काम करने वाले हैं। अब उसने जब इंडिविजुअलिज्म को डिस्कस किया तो उसने दो टाइप्स बताई, एक बताई हाई इंडिविजुअलिज्म और एक लो इंडिविजुअलिज्म। जब हाई इंडिविजुअलिज्म है ना तो हमने वर्ड को समझना है, हमने वर्ड का मीनिंग समझना है। हाई इंडिविजुअलिज्म है तो हाई इंडिविजुअलिज्म का मतलब ये है कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अकेले काम करना पसंद करते हैं, मतलब लोग जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस वगैरह, उनकी सब चीजें जो अचीवमेंट्स होती हैं हाली वन बाय वन देखी जाती हैं। वन बाय वन मतलब एक बंदा, जैसे मैं हूं, मैं काम कर रही हूँ तो सिर्फ मेरा पर्सनली काम देखा जाता है, सेपरेटली, क्योंकि हाई इंडिविजुअलिज्म है। हाई इंडिविजुअल का मतलब यह है कि जहाँ पे ग्रुपिंग नहीं होगी, ग्रुप में काम नहीं होगा। लो इंडिविजुअलिज्म ऑपोजिट है कलेक्टिविज्म का। लो इंडिविजुअलिज्म यानी कि कलेक्टिविज्म है, यानी कि सॉरी, हाई इंडिविजुअलिज्म का ये लो इंडिविजुअलिज्म ऑपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ ये कलेक्टिविज्म है। कलेक्टिविज्म मतलब जहाँ पे मिलजुल के लोग, स्टाफ जो होता है उसकी परफॉर्मेंस जो असेस होती है वो ऑन ग्रुप बेसिस होती है, मतलब प्रेफर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, उनके गोल्स जो होते हैं उनके लिए जो सेटअप लगाया जाता है, जो टास्क दिए जाते हैं वो एज अ ग्रुप दिए जाते हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह से असेस होती है। तो हाई कलेक्टिविज्म के अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि तो लो इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म होगा, ग्रुप के अंदर टास्क दिए जाएंगे। फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर आया। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, अब इस कल्चर को, लो इंडिविजुअलिज्म और हाई इंडिविजुअलिज्म को इसके साथ आपने सेपरेट रखना है, इसके साथ मिक्स नहीं करना। और ये जो बीच में लो इंडिविजुअलिज्म हाई इंडिविजुअलिज्म है, इन इस तरह की चीजों में से आपको एमसीक्यूज आते हैं, छोटे छोटे एमसीक्यूज। अच्छा, अब अनसर्टेनिटी किस चीज को कहते हैं? अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है? अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि जो चीज हमें पता नहीं होती, यानी कि जैसे हम अगर डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है? फ्यूचर जो हमारा है वो अनसर्टन है। ठीक है, फ्यूचर अनसर्टन क्यों है? क्योंकि फ्यूचर का हमें नहीं पता कि कल को क्या हो सकता है। जैसे कोविड का हमें कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था, हमें पता भी नहीं था कोविड आ जाएगा, तो वो अनसर्टेनिटी थी। अब हम कल्चर का मतलब ये देख रहे हैं, अवॉइडेंस इंडेक्स, मतलब अनसर्टेनिटी, कोई जो अनहोनी बात होती है, जो चीज हो मतलब फ्यूचर में पता नहीं होती कि हो जाएगी,
उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना ज्यादा टॉलरेट किया जाता है। अवॉइडेंस का मतलब ये है कि उसको कितना अवॉइड किया जाएगा। इंडेक्स क्या कहता है? इंडेक्स का मतलब ये होता है, जो जैसे F2 में भी आपने पढ़ा होगा, इंडेक्स MA2 में भी पढ़ा होगा। इंडेक्स किसको कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं जो पास्ट हिस्ट्री का डाटा एक मतलब उस पे उस पे लगा हुआ होता है, जैसे ग्राफ होता है, तो उस पे पिछले हिस्ट्री से हम देख रहे होते हैं कि पास्ट जो हिस्ट्री है वो क्या कह रही है, नंबर से हम जज कर रहे होते हैं। तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का जो मतलब कोई कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, कोई चीज नहीं समझ आती, तो उसको कितना टॉलरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है कि फ्रांस और जापान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर मतलब अनसर्टेनिटी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो इसको लाइक नहीं करते। ठीक है, मतलब कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग नहीं लाइक करते। अब हमने इन ये मैंने अभी आपको बताया कि इस दो को और इन दो को सेपरेट रखना है। वो हाई इंडिविजुअलिज्म है, ये हाई अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, वो लो इंडिविजुअलिज्म है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं जब MCQ या MTQ कर रहे होते हैं, तो वो स्टेटमेंट इस तरह से मिक्स आई हुई होती है, तो वो उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हाई अनसर्टेनिटी कल्चर क्या कहता है? हाई अनसर्टेनिटी कल्चर मतलब हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर। आपने वर्ड अवॉइडेंस को भी साथ याद रखना है। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर आपको क्या बताता है कि विल नॉट टेक टू एक्ट आउटसाइड देयर नॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन और रोल। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर होगा। मतलब वो उस चीज को पसंद नहीं करते कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन से हट के कंफर्ट जोन में कोई काम होता है उसको प्रेफर किया जाए। दे प्रेफर टू डायरेक्टली डायरेक्टेड बाय मैनेजमेंट एंड लाइक फॉर्मल रोल्स एंड गाइडेंस। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस को यहाँ पे इस वर्ड से हमेशा याद रखो कि ये कल्चर कौन सा होता है। ये फॉर्मल कल्चर होता है। फॉर्मल जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे, कोई भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, प्रॉपर आपको मैनेजमेंट डायरेक्ट कर रही होती है, आपके पास खुद डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। फिर जब आ जाती है बारी लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है मतलब अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस एक्सेप्टेबल है। विल बी प्रिपेयर टू मेक मोर रिस्क सो एंड गो बियॉन्ड देयर कंफर्ट जोन। देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा कि कंफर्ट जोन में आपको नहीं जाने देते, वो फॉर्मल है, यानी कि वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का, हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का इनफॉर्मल कल्चर है। इनफॉर्मल मतलब जहाँ पे चलो ठीक है, कभी कंफर्ट जोन भी आपको दे दिया जाता है, कभी मतलब ये है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ पे वो ये चीज कहता है, ये इसके अंदर ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से लाइक कंफर्ट जोन में किया जाता है। दे टेंड टू डिसलाइक ब्यूरोक्रेसी एज स्टिफल इनिशिएटिव। मतलब वो ब्यूरोक्रेसी को डिसलाइक करते हैं। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? जो टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए होते हैं, जो सिर्फ आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिनकी इजाजत के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि ये इट्स स्टिफल इनिशिएटिव, यानी कि ये इनिशिएटिव को रोकता है। ब्यूरोक्रेसी कल्चर जो होता है वो किसी ऐसे बंदे को जो कि टैलेंटेड है वो इनिशिएटिव ले सकता है, उसको रोकता है ब्यूरोक्रेसी कल्चर। ब्यूरोक्रेसी कल्चर का मतलब होता है बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट खुद डिसीजन लें, किसी छोटे बंदे को सब ऑर्डिनेट को डिसीजन की पावर नहीं होती। तो दोनों कल्चर में क्या डिफरेंस आया? हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर फॉर्मल कल्चर आएगा, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस के अंदर इनफॉर्मल, यानी कि आपको कंफर्ट जोन में भी रखा जा सकता है। अच्छा, फिर हम ये कह सकते हैं कि आगे हमारा आता है पार कल्चर। पार पार डिस्टेंस कल्चर। पार डिस्टेंस कल्चर मतलब अब आपने इसको किस तरह से देखना है? आपने जो भी F1 के अंदर मैंने बताया था कि F1 का पेपर पास करने के लिए सिर्फ वर्ड्स की गेम है, सिर्फ वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। पार डिस्टेंस, पार किसके पास होती है? पार होती है मैनेजर के पास, या आप कहो ओनर के पास, शेयर होल्डर के पास, डायरेक्टर के पास, जो बड़े लोग होते हैं उनके पास पावर होती है। पार डिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? पार से आपका फासला कितना है, यानी कि फासला ये नहीं कि पार मैनेजर दूर खड़ा है और आप कहीं और खड़े हो, नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका मैनेजर आपको कितना, उसका और आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका रिलेशनशिप इतना स्ट्रिक्ट होता है कि उनको सिर्फ प्रोफेशनली वर्क के अलावा वो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकते, अलाउ नहीं होता, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर सकते। ना उनकी इनफॉर्मल गैदरिंग्स होती है, ना कोई पार्टीज होती है, ना कुछ। तो
पावर डिस्टेंस का मतलब हुआ कि कितने जो लेस पावरफुल मेंबर हैं या जो छोटे लेवल पे लोग हैं वो अपने मैनेजर के साथ कितना क्लोज है। यहाँ पे वो ये लिख भी रहा है कि द एक्सटेंट टू विच द लेस पावरफुल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। मतलब पावर डिस्टेंस का मतलब यही होगा ना कि जो कम पावर वाले लोग हैं वो उनको कम पावर दी गई है, और जो ज्यादा वाले यानी कि जो बड़े लेवल पे उनको ज्यादा दी जाती है। तो ये वो समझते हैं कि पावर जो होती है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे साउथ अमेरिका सोसाइटीज हैं, डिफरेंसेस हैं पावर के अंदर। मतलब तो वो कह रहा है वर्ड टॉलरेटेड मोर देन इन नॉर्थ यूरोपियन कल्चर। मतलब साउथ अमेरिकन सोसाइटीज के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा टॉलरेट होते हैं, नॉर्थ यूरोपियन के अंदर डिफरेंसेस कल्चर के टॉलरेट नहीं होते। मतलब हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट से एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे अगर उस मैनेजर के उस कंपनी के ओनर के लोग जो हैं वो मोस्टली इंडियन हैं, बट कुछ लोग उसके अंदर और कंट्री के भी हैं, लाइक पाकिस्तानी है, तो कितना डिस्टेंस है, किसके साथ क्या क्लोज डिस्टेंस है, कल्चर डिफरेंसेस को कितना एक्सेप्ट किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हाई पावर डिस्टेंस भी है, लो पावर डिस्टेंस भी है। मैं ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि आपने ये जितने भी कल्चर हैं उसमें से हाई पावर डिस्टेंस, लो पावर डिस्टेंस, हाई इंडिविजुअलिज्म, लो इंडिविजुअलिज्म, हाई अनसर्टनिटी, लो अनसर्टनिटी, इन सब को नोट करके इनके डिफरेंसेस वन वन वर्ड में आगे लिखने हैं ताकि सारे याद रहें। अच्छा, हाई पावर डिस्टेंस कल्चर एक्सपेक्ट टू आंसर टू पावरफुल मैनेजर एंड डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एनी डेमोक्रेटिक इनपुट टू इनटू डिसीजन दैट आर मेड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर से आपको बात करने की कोई इजाजत नहीं होती, जो वो मैनेजर काम देता है आप वही काम करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हाई पावर कल्चर के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपको काम दिया जाएगा आप उसी तरह करोगे। आपका कोई डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक इनपुट नहीं होगा। डेमोक्रेटिक मतलब कोई जमहूरी डिसीजन नहीं होता, सब लोग मिलकर डिसाइड नहीं करते, बस बड़े बड़े लोग डिसाइड करते हैं और छोटे सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम्युनिकेट कर देते हैं। लो पावर डिस्टेंस कल्चर क्या कहता है? लो पावर डिस्टेंस कल्चर के अंदर इन्वॉल्व होती है डिसीजन मेकिंग, यानी कि वहां पे जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स के आगे वर्कर्स हैं, सब लोग मिल के, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं अगर अपनी कंपनी के ओनर को कोई अपना इनिशिएटिव बताऊं कंपनी से रिलेटेड, वो कंपनी के हक में अच्छा हो, तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो ये लो पार डिस्टेंस। लो पार का मतलब ये है कि लो पार डिस्टेंस आपका और पार का कम डिस्टेंस है। हाई पार डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस, आप कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ पे आप अपनी इनपुट दे सकते हो, आप बोल सकते हो, आप की डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रेफरेंस रखी जाती है। लास्ट कल्चर है मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। अब मोस्टली स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी कल्चर को कि ये मेल और फीमेल्स का कल्चर है। हालांकि इसको जब डिफाइन किया गया तो ये मेल और फीमेल कल्चर नहीं बल्कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल और वैल्यूज का कल्चर है। मतलब जेंडर की बेस पे हम यूं कह सकते हैं कि किसको काम ज्यादा दिया जाता है और किसको काम कम दिया जाता है। मेल मेंबर्स को, ये मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को स्टूडेंट अंडरस्टैंड ये करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेल ज्यादा होते हैं और किसी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल ज्यादा होती हैं। हालांकि इस टॉपिक के अंदर ये बात की गई है कि जेंडर की बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स किसको ज्यादा दिए जाते हैं, यानी कि कम किसको दिए जाते हैं। ऑब्वियसली मेल मेंबर जो होते हैं उनका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, वो ओवरऑल भी स्ट्रांग होते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक एनर्जी ज्यादा रखी हुई होती है फीमेल से। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रोल और वैल्यूज, यहाँ पे वो लिख भी रहा है कि मस्कुलिन कल्चर इज वन वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रोल एंड वैल्यूज। मतलब आपने मस्कुलिन कल्चर के अंदर ये देखना है रोल और वैल्यूज जो है डिफरेंस वो ज्यादा आएंगी। जेंडर इज लार्ज एंड मेल फोकस ऑन वर्क पावर सक्सेस वेयर, यानी कि जो मेल्स होते हैं ना उनका ये होता है कि हमें स्टेटस ज्यादा बड़ा चाहिए, हमें मतलब अगर हमारी जॉब के अंदर कुछ टास्क ज्यादा ऐड हो रहे हैं तो हमारी सैलरी ज्यादा हमें चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। जबकि फेमिनिन कल्चर के अंदर देखा जाए तो डिफरेंसेस बिटवीन द जेंडर रोल इज मच स्मॉलर। मतलब जो फीमेल्स का जेंडर रोल है ना
उसके अंदर इतने डिफरेंसेस नहीं होते, क्योंकि फीमेल्स का यही होता है कि बस ठीक है, काम मिल जाए और बस गुजारा चलता रहे तो हो जाता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही देखा जाता है। एम्प्लॉयज इन मस्कुलिन कल्चर कैन बी मोटिवेटेड बाय, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेल मेंबर की नजर होती है कि हमारी सैलरी बढ़े, हमारी पोजीशंस बढ़े, हमारी सक्सेस हो, तो उनके टाइटल्स बढ़ाए जाते हैं, जॉब टाइटल्स, उनके स्टेटस बढ़ाए जाते हैं, उनकी सैलरीज बढ़ाई जाती हैं। तो ये कल्चरल वैल्यूज उनके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जबकि अगर स्टाफ देखें हम फेमिनिन कल्चर, तो फेमिनिन कल्चर को आप वर्क लाइफ बैलेंस देते हो, आप उनको क्वालिटी लाइफ देते हो, उनके रिलेशनशिप वर्क के ऊपर अच्छे होने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, तो इस तरह के कल्चर ज्यादा लाइक फीमेल्स के लिए उनको सूटेबल लगते हैं। मोस्ट रिसेंटली टू एडिशनल डायमेंशन हैव बीन एडेड टू द हॉफस्टेड मॉडल, पहले हॉफस्टेड मॉडल के अंदर ये नहीं होते थे, अब इन्होंने ये दो ऐड किए हुए हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कल्चर। एक ये वाला कल्चर और एक इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन कल्चर। अब ये भी कल्चर देखे जाते हैं, ये जो कल्चर है ना इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन, ये तो हम अपने बचपन से ही देखते आए हैं, मतलब इसका मतलब क्या है वो तो मैं बताऊंगी, बट ये तो हम अपनी फैमिलीज में, अपनी सोसाइटीज में बहुत ज्यादा देखते आए हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, कुछ सोसाइटीज कुछ कंपनीज का फोकस ये होता है कि हम उनका फ्यूचर रिवॉर्ड अच्छा हो, मतलब मैं ये कहूँ कि जैसे कुछ बड़ी कंपनीज होती है ना, जो स्टार्ट छोटे से लेती हैं, लेकिन उनका प्लान ये होता है कि फ्यूचर में उन्होंने बहुत बड़ा बनना है, तो वो अपना R&D डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, वो हर तरह की रिसर्च इनोवेशन टीम्स बिल्ड करती हैं, क्योंकि उनका फोकस ये होता है कि हमें फ्यूचर के अंदर इसका बेनिफिट मिले, हमारी इस प्रोडक्ट का, हमारी इस कंपनी का फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम बने। तो उनका फोकस ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी हम घर की एग्जांपल लें, तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमारे पेरेंट्स फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर रहे होते हैं, ताकि उनको कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ आ जाए तो उसके लिए बेनिफिट हो। तो यही चीज कह रहा है, सोसाइटीज विद लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, मतलब वो फ्यूचर पे फोकस करते हैं, with a particular focus on saving, persistence and ability to adopt changing circumstances, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, circumstances चेंज हो सकती हैं, तो उनका ये फोकस होता है कि हमें फ्यूचर के लिए बेनिफिट करना है, फ्यूचर के लिए सोचना है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन वाले लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अभी देखते हैं आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, वो कभी भी नहीं सोचते कि आज से 10 सालों बाद हमने क्या करना है, वो सिर्फ अभी रिसेंट को देख रहे होते हैं, प्रेजेंट में रह रहे होते हैं, जैसे कि अभी हमें उन्होंने क्या करना है, इस टाइम जो ट्रेडिशन चल रहे हैं उसको रिस्पेक्ट देनी है, सोशल ऑब्लिगेशंस एंड सेविंग फेस, मतलब वो अपना इमेज बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं होता कि आगे चल के हमारा क्या होगा, जैसे बहुत सारे ACCA के इंस्टीट्यूट्स की एग्जांपल दूंगी, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपको पता, लाइक आपका जो माइंड सेट है वो उसके अकॉर्डिंग यही एग्जांपल ज्यादा बेटर है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कुछ होते हैं, कुछ तो लॉन्ग टर्म जिनका फोकस होता है, वो ऐसे टीचर्स रखते हैं ACCA के लिए, लाइक वो उनको 20 20 25 25 साल से नहीं जाने दे रहे होते कहीं भी, क्योंकि उन्होंने ये करना होता है, अपना इमेज बनाना होता है, अपना नाम बनाना होता है। बट कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी करते हैं जो कि ओल्ड टीचर्स को, मतलब कुछ जो थोड़े एक्सपीरियंस टीचर हो जाते हैं उनको इसलिए भी नहीं रिटेन करना चाह रहे होते कि इनकी सैलरी पैकेज अब ज्यादा करना पड़ेगा, तो इतने में ही हम किसी और यंग या छोटे जो जो फ्रेश हैं उनको हायर कर लें, कम सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये उस चीज से आपके इंस्टीट्यूट का, आपका इमेज खराब होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। आगे है इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन कल्चर, ये मैं बता रही थी कि ये तो हम देखते हैं, इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली वाइज भी आप देखो, फैमिली वाइज आप देखो, इन्वायरमेंट वाइज आप देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगी कि ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, लाइक वो इंटरटेनमेंट को, घूमने फिरने को, इन चीजों को पसंद करते हैं। मैं इसको इस एग्जांपल में इस टॉपिक कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक करूंगी। पहले हम कॉमन एग्जांपल समझ लेते हैं। तो क्या कहा कि इंडल्जेंस वर्सेस रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत ज्यादा ऐसे हम ये कह सकते हैं नैरो माइंडेड लोग होते हैं, या आप ये कह सकते हो नैरो माइंडेड ना भी आपको हो, आप ये कहो कि उनकी सोशल वैल्यूज ऐसी हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के ऊपर हैं, उनकी कोई इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज इस तरह की नहीं होती। कुछ फैमिली वाइज भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घरों में ऐसे कुछ पार्टीज वगैरह या कोई इवेंट्स वगैरह इस तरह के नहीं होते, जैसे कुछ लोग बर्थडेज को नहीं मनाते, इस्लामिकली फॉलो कर रहे होते हैं चीजों को,
तो हर एक हम किसी भी चीज को ये नहीं कहते कि ये इसको पार्टीज को करना अच्छा है या बुरा है, अपना अपना सोसाइटी कल्चर है, अपना अपना सब लोगों का फॉलो करने का नजरिया होता है। तो हम किसी को भी ये नहीं कहते कि कोई गलत है या सही है। तो बाय द वे बताने का मकसद ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम ये टॉपिक इसको लिंक करें तो हम ये कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज की बर्थडेज को सेलिब्रेट करती हैं, हर थोड़े टाइम बाद इवेंट्स करा रहे होते हैं, अपने एम्प्लॉयज को इंजॉय करा रहे होते हैं आगे पीछे हर चीज, ताकि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक फन के तौर पे रहें, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल कर सकें, अच्छे से रहें। और कुछ इतने स्ट्रिक्ट कल्चर होते हैं जो कि रिस्ट्रेंट सोसाइटीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहती हैं कि बस स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स पे हैं, बस सिर्फ काम काम काम, उसके अलावा कोई अदर पार्टी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ। तो ये कल्चर है, ये जो रिस्ट्रेन कल्चर होता है ये स्ट्रिक्ट कल्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स के ऊपर है। इंडल्जेंस कल्चर जो होता है वो क्या होता है, वो इंटरटेनमेंट का कल्चर होता है, वो फन क्रिएट करने वाला, मतलब लोगों को अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने वाला इस तरह का कल्चर होता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फोर, लुकिंग एट हॉफस्टेड स्ट्रेट। हॉफस्टेड ट्रेट की देखते हुए चूज द क्लासिफिकेशन दैट मोस्ट क्लोजली फिट ग्रेट ब्रिटेन। अब ये क्या करना है, इस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग को हम इस तरह नहीं सॉल्व कर सकते अब, क्योंकि आप ऑलरेडी जो क्लास में स्टूडेंट हैं, आप ऑलरेडी यूके से ही हैं, तो आपको अब क्या करना है, आपको सर्च करना है। सर्च ये करना है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर इन तीनों कल्चर में से कौन कौन से कल्चर्स देखे जाते हैं। अगर हम इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव की तरफ जाएं तो वो कौन सा उधर ज्यादा कंपनीज कौन सा यूज करती हैं, लॉन्ग पावर डिस्टेंस और स्मॉल पावर डिस्टेंस को में से कौन सा करती हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन में से कौन सा करती हैं। तो ये आपने सर्च करके फिर देखना है, गूगल कर लें आप, देख लें, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप उसको सर्च करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। इस तरह का सवाल पेपर में नहीं आता, ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है ताकि आपको समझ आए कि ग्रेट ब्रिटेन, पहले आपने सर्च करना है ग्रेट ब्रिटेन क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या कंपनीज हैं, उनके क्या कल्चर्स हैं, फिर आपको इस तरह आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। एनीवेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग फाइव, एना हैज रिसेंटली मूव टू कंट्री ए। एक एना एम्प्लॉय है जो कि रिसेंटली मूव हुई है कंट्री ए की तरफ, टू हेड अप अ न्यूली क्रिएटेड रिसर्च टीम। एक उन्होंने न्यूली रिसर्च टीम क्रिएट की है। शी क्विकली she quickly discovers that her staff seems unwilling to make major decisions for themselves and expect her to monitor their work closely। अब आपने क्या करना है, जब भी आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करें या पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने कॉन्सेप्ट देखना है। अब ये आप देखो कि एक एक फीमेल है, लाइक एक एम्प्लॉय है जो कि एक कंट्री के अंदर न्यूली अभी रिसर्च टीम उसने क्रिएट की है, वो उसने ने इस एक कंट्री के अंदर मूव किया। अब वो देख क्या रही है, वो ये देख रही है कि उसका स्टाफ जो है वो अनविलिंग है। अनविलिंग का मतलब ये कि वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, वो मेजर डिसीजन नहीं कर सकता। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं डिसीजन मेकिंग कर सकते, अनविलिंग है डिसीजन फॉर देमसेल्फ एंड एक्सपेक्ट टू मॉनिटर देयर वर्क क्लोजली। और उन वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि उनका काम क्लोजली मॉनिटर किया जाए, यानी कि कोई उनको मॉनिटर करे, कोई उनको बताए, कोई उनको देखे, काम बताए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ हॉफस्टेड्स कल्चर डायमेंशन आर एना स्टाफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग, कि एना का जो स्टाफ है वो हॉफस्टेड के किस कल्चर के फीचर के अंदर आता है। हाई इंडिविजुअलिज्म वर्सेस हाई इंडिविजुअलिज्म, लो पावर डिस्टेंस, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, या फेमिनिटी। अगर हम देखें तो यहाँ पे हाई इंडिविजुअलिज्म की कोई बात तो है नहीं, क्योंकि अकेला अकेला बंदा तो काम, हम नहीं कह रहे कि अकेला अकेला बंदा काम करने को देख रहा है, नो, ये तो नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें लो पावर डिस्टेंस, यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको बोला जा रहा है कि आप खुद डिसीजन ना लें, कोई यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जा रहा, बल्कि हमने देखा ये स्टेटमेंट के अंदर कि वो डिस्कवर कर रही है कि उसका स्टाफ खुद से नहीं है विलिंग, मतलब उनको नहीं है डिसीजन लेना आता ही नहीं है शायद, तो वो खुद चाहते हैं कि हमें कोई मॉनिटर करे। फिर अगर हम देखें तो हाई अनसर्टनिटी अवॉइडेंस, हम ये कह सकते हैं कि हाई अनसर्टनिटी अवॉइडेंस है। हाई अनसर्टनिटी अवॉइडेंस में हमने ऊपर कहा था कि उनके काम को, मतलब जो भी काम होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट ही डिसीजन लेती है, खुद वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसका चार्ली ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। फेमिनिटी की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, कहाँ पे फेमिनिटी की बात हो रही है।
तो चार्ली ऑप्शन। ओके। आगे वो कह रहा है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और इनका रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या होता है। एक चीज याद रखना है कि कभी भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई बिल्कुल सेपरेट चीज नहीं होती। ठीक है, कोई भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। जरूरी नहीं है करता है, बट कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें कि फॉर्मल तो वही होता है जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सारे डिसीजन मैनेजमेंट लेती है, हर एक काम मैनेजमेंट देख रही होती है। तो इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया कि ये एक किसी भी आम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि फॉर्मल भी हो सकती है, वो एक इन उसके अंदर एक इनफॉर्मल नेटवर्क बन जाता है। जैसे अगर मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल दूं, मैं ये कहूंगी कि किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इम्प्लॉयज का आपस में एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? कलेक्शन ऑफ पीपल होना चाहिए, कॉमन गोल्स होने चाहिए, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग हैं जो कि बेसिकली फ्रेंडली रिलेशनशिप में हैं, और वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। उनका कॉमन गोल ये है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस करनी है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। दिस नेटवर्क इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड टेंड टू अराइज थ्रू कॉमन इंटरेस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन मेंबर्स ऑफ स्टाफ। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि फ्रेंडशिप हो जाती है, वक्त गुजरने के साथ साथ कॉमन इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, लोगों की आपस में डिविजन्स बन जाती हैं। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विल प्रेजेंट टू सम डिग्री विद इन ऑल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने टॉपिक स्टार्ट करते ही बता दिया था कि किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हद तक इनफॉर्मल रिलेशनशिप हर जगह होता है। यानी कि एम्प्लॉयज का आपस में पार्टीज करना, एम्प्लॉयज का आपस में फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में रहना, तो ये सारी चीजें क्या है, इनफॉर्मल किसी ना किसी सम डिग्री तक वो मैटर करता ही है। थिंक ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज बीन एज एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल कल्चर नहीं वर्क कर रहा होता, मतलब आप बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बना देते हो, तो लोग काम नहीं करना पसंद कर रहे होते, फिर आपको थोड़ा सा इनफॉर्मल होना पड़ता है। लाइक एम्प्लॉयज के साथ फ्रैंक हो जाना, एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। तो ये चीजें आपके काम में एफर्ट लाइक बेटरमेंट लेके आती हैं। अच्छा, अब वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी बता रहा है किसके? इनफॉर्मल के। ये याद रखना है, ये इनफॉर्मल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं क्या क्या। बेटर मोटिवेशन होती है। बेटर मोटिवेशन क्यों होती है? जब आपको कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है ना, जहाँ पे आपको फ्रेंडली रिलेशनशिप मिलता है, लोग आपके साथ फ्रैंक होते हैं, सारा कुछ, तो उसके अंदर लोगों को काम करने का दिल करता है, मोटिवेशन बढ़ती है। लाइक लोग रोज रोज आके लोगों को रोज आने का दिल करता है, काम करने का दिल करता है कि इंजॉयमेंट करके काम करते हैं, वो इन काम को बर्डन फील नहीं करते। बेटर कम्युनिकेशन होती है, जब सारे आपस में मिल के फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आते हैं, कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर हो जाती है। मतलब ये कि कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू कर लो। कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, उठ के दूसरे बंदे के ऑफिस में जाके बोल दो। तो वो जब आपका रिलेशनशिप ऐसा बनता है ना, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो लिमिट्स नहीं रहती कि पहले डायरेक्टर मैनेजमेंट को बताएगा, फिर मैनेजमेंट आगे जाके सुपरवाइजर को बताएगी, फिर सुपरवाइजर, वो पूरी एक हायरार्की फॉलो नहीं हो रही थी। बस ठीक है, इसी तरह इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर दिया मैसेज। प्रोविजन ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल भी इसकी लाइक प्रोविजन होती है सोशल कंट्रोल की भी। मतलब ये कि आप ओवरऑल अगर देखो ना, तो सोशल कंट्रोल भी हो रहा होता है। यानी कि हर एक बंदा एक दूसरे पे नजर भी रख रहा होता है, क्योंकि नजर इस तरह से रख रहा होता है कि आपस में सब लोग फ्रैंक होते हैं, सबको पता होता है, सारे एक दूसरे से मिलजुल रहे होते हैं, तो कंट्रोल भी रहता है, एक दूसरे पे नजर भी रहती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। बट डिसएडवांटेजेस, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लॉयज को रिलैक्स करते हो ना, तो वो रिलैक्स ज्यादा ही हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे अक्सर हम लोग ये कल्चर देखते हैं, अगर बॉस कंपनी का एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा सा फ्रैंक होता है, तो वो फिर काम को आहिस्ता आहिस्ता डिले करना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं बॉस के साथ तो अपनी फ्रेंडशिप है, इट्स ओके।
कोई बात नहीं, अगर हम ये काम कल नहीं करेंगे परसों कर देंगे तो कोई बात नहीं, बॉस के साथ तो अपनी फ्रेंडशिप है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अच्छा, फिर ऑपोजिट टू चेंज कैन बी इंटेंसिफाइड। अगर ऑपोजिशन, अगर आपको लगता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहले इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया है, फिर आप उसको चेंज करना चाहते, तो ऐसा नहीं होगा। आपने अपने एम्प्लॉयज के अंदर एक आदत ऐसी बिल्ड कर दी है ना कि वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप रूल्स बनाने की कोशिश करोगे, फिर आप स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करोगे कि काम नहीं कर रहे तो इनके साथ स्ट्रिक्ट हो, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उनकी आदतें खराब कर दी हैं। तो ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी आपको। द ग्रेप वाइन इफेक्ट। ग्रेप वाइन इफेक्ट किसको कहते हैं? यहाँ पे आप लोग ये मेरा पेन सही काम नहीं कर रहा, शायद कोई इशू है, तो आप इस ग्रेप वाइन इफेक्ट का मीनिंग लिख लो। ग्रेप वाइन इफेक्ट का मतलब होता है रूमर्स फैलाना। रूमर्स फैलाना, गॉसिप्स, रूमर्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि अभी जो बात शायद बॉस ने किसी एक बंदे से वैसे ही नॉर्मली डिस्कस की हो, तो अगला बंदा उसको रूमर्स बना के या गॉसिप्स करने के लिए किसी दूसरे बंदे तक कम्युनिकेट कर दे, क्योंकि रिलेशनशिप ही इनफॉर्मल है, कम्युनिकेशन ऐसी है कि कोई भी बंदा किसी भी बंदे के साथ कोई भी चीज डिस्कस कर सकता है। तो ये फिर आपको साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, रूमर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि कोई बात अभी मैनेजमेंट में रही हो, रहने वाली हो, और वो बात पहले ही कंपनी के बाकी लोगों तक भी चली गई हो, तो ये चीजें आपको फिर फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर आगे वो कह रहा है कि कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपने क्या करना होता है, रूल्स रेगुलेशन लॉज को फुलफिल करना होता है। तो डिसएडवांटेज यही है कि फिर कन्फर्मिटी आएगी, जाहिर है लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोगों के बिलीव चेंज नहीं होंगे, लोग लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे आपकी ओवरऑल कंपनी पे बैड इफेक्ट आएगा। यहाँ पे ये उस इन्हीं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को ही डिस्कस किया जा रहा है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 को देख लेते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर क्या बोला जा रहा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनफॉर्मल रिलेशनशिप आर शोन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के पूरी चीजों को डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से लोग हैं, क्या मैनेजमेंट है, ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, क्या उसके ऊपर ये लिखा जाता है या मेंशन किया जाता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल रिलेशनशिप है? नो, नेवर, ये कभी भी नहीं बताया जाता। इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अक्रॉस डिविजन्स। हाँ, इनफॉर्मल रिलेशनशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्रॉस डिवीजन के अंदर हो सकता है, तो वो हो सकता है, तो हम कहेंगे कि सिर्फ बीटा ओनली। आगे वो कह रहा है कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप कैन ईदर इनहांस आर होल्ड बैक द बिजनेस। अच्छा, वो बिजनेस को बेहतर भी कर सकता है, कैसे? अगर आपका इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो इनफॉर्मल, फॉर्मल आपको लगता है कि नहीं फुलफिल हो रहा, फॉर्मल के अंदर आपको लगता है कि लोग नहीं काम कर रहे, लोग रूल्स के अगेंस्ट हैं, तो उसके अंदर आप फिर इनफॉर्मल भी लेके आ सकते हो। अडाप्ट द फॉर्मल स्ट्रक्चर टू कम्प्लीमेंट द इनफॉर्मल वन। पहले आपको क्या करना चाहिए? फॉर्मल स्ट्रक्चर में रहना चाहिए और उसी के अंदर इनफॉर्मल को अटैच करना चाहिए। ये नहीं है कि शुरू में ही इनफॉर्मल रखो फिर लोग काम नहीं करेंगे। मेंटेन अ लूजर फॉर्मल स्ट्रक्चर सो दैट द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर कैन थ्राइव। आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर रखना है फॉर्मल जिसको आप लूज भी कर सको, यानी कि कभी कभी आप इनफॉर्मल हो जाओ, कभी कभी आप फॉर्मल हो जाओ। हमेशा से इनफॉर्मल रहे रहे तो फिर मसला होगा। एट अ वेरी लीस्ट टेक अकाउंट ऑफ द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इन डिसीजन मेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिसीजन मेकिंग के अंदर हम कम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा नहीं करते। तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग सारी आपने करनी है।